गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम करेंगे कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट। आज हम थोड़े से लेट हैं बट मैनेजेबल है, 7-8 मिनट हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी कि कोहलबर्ग क्या कहना चाहते हैं अपनी इस थियोरी के माध्यम से। लगभग एक सवाल तो मिनिमम है, कई बार एक से ज़्यादा यानी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं सीटेट में। उसके अलावा बाहर यानी कोई भी अगर एग्जाम में डीप प्रेस भी है, केवीएस है, तो एक क्वेश्चन की संभावना रहती ही है। ठीक है ना? तो समझते हैं। और मैम लेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन वाइवा उसकी अलग से कराऊंगी एक सेशन, डोंट वरी, है ना। यूट्यूब पे कराऊंगी, यहाँ भी वो चलवा देंगे अगर ऐसी ही बात है तो। वैसे मैं कुछ सेशन 2-3 सेशन प्रैक्टिस के लूंगी, 2-3 आपको सेट जो है उस तरह से प्रैक्टिस करा दूंगी कंप्लीट। तो वैसे जनरली होते नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं होता, है ना, अलग से प्रैक्टिस के लिए। बट इस बार क्योंकि समय है तो सिलेबस आपका, फिर उसके बाद मैं ये सीटेट वालों के लिए कह रही हूँ, बाकी बैचेस के लिए नहीं, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी सिलेबस ही इतना ज़्यादा है कि, क्योंकि कंबाइंड क्लास है। हाँ, यूट्यूब पे होगी भाई आज क्लास। चलिए स्टार्ट करें। तबीयत थोड़ी सी डाउन रही कल, अभी भी जो है कोल्ड है, और इसी चक्कर में आप देख रहे हैं कि क्लास भी आपकी थोड़ी सी डिले है। कोई बात नहीं वंदना, अगर नहीं भी तब भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इनफ चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। इसी को अगर आपने, मैंने जो खत्म कर दिया है थियरी में, अगर आपने वो रिवाइज करके दिमाग में बिठा दिया है, और लगभग हर थियरी के साथ में कुछ क्वेश्चन कराती ही हूँ, तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब ठीक है ना, मतलब अब सब कुछ ठीक से चल रहा है। हाँ, प्याजी की थियरी एकदम स्कीमा में सेट हो गई, बहुत बढ़िया। अभी इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से मैं चीज़ें कराने वाली हूँ, कुछ और बीच में चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे चेंज, नए तरीके से कुछ नया सोच रही है। क्योंकि ये पूरा रहा है टीचिंग एग्जाम्स में, हमने एक पूरा, क्या कहो आप, ट्रेंड सेट किया है हर चीज़ को लेके, चाहे ये पीपीटी से पढ़ाने को लेके, इतने लोग होते हैं इस चीज़ को लेके। अब एग्जाम्पल्स भी लोग बहुत कॉपी करने लगे हैं, तो अब कुछ नया लाते हैं जिसको कॉपी किया जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये पिक्चर्स यूज़ करने का पूरा जो है, मतलब ये मेरा ही स्टाइल रहा है। बाद में बहुत सारे लोग आए हैं, उससे पहले नहीं था यूट्यूब पे, अगर आप देखते हैं या ऑनलाइन अगर आप देखते हैं। तो अभी कुछ और नया इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी शुरुआत शायद आज से ही हम कर देंगे। आज से ये वाली क्लास शायद यूट्यूब से, और फिर आपको, क्योंकि और उससे मज़ा आएगा आपको। 21 मार्च को नोट्स अपलोड हुए हैं, उसके बाद वाले काम। मेरी तबीयत खराब हो गई यार इस सैटरडे, तो मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ इस पूरे वीकेंड। बस एक जगह जाना था संडे को, तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो कमिटमेंट थी, तो मैं जा पाई। अदरवाइज पूरा वीकेंड पिछले 3 दिन बहुत अच्छे से नहीं गुजरे हैं। नोट्स जो आए हैं उसका फोटो कॉपी करवा सकते हैं। अभी रुक जाओ, जो लेटेस्ट वाले नोट्स हैं वो शेयर करूंगी, फिर कराना, है ना। अभी सिर्फ उनको पढ़ने के लिए यूज कर लो, उनको निकलवाओ मत। वो पीपीटी वाले नोट्स मिले होंगे ना आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। माय फर्स्ट लाइफ, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छी संख्या में एडमिशन्स अभी भी लगातार ले रहे हैं। और बिल्कुल ये बात मैं जनरली नहीं कहती हूँ, बट मैं कह रही हूँ आज, क्योंकि मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि हम बहुत क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। और अभी जो नोट्स आपके पेंडिंग है वो आ जाएंगे तो टॉप नॉच काम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपने उन दोस्तों को जिनको पेडागोजी समझ में नहीं आती, जिनको दिक्कत होती है, कहीं अटक रहे हैं, उनको बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं खुलेआम कि हाँ भाई पे, चाहे वो पेडागोजी स्पेशल हो, अगर पेडागोजी डीप में पढ़नी है, और अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट सकते हैं। तो बिल्कुल, आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही हैं, तो 4 लोगों का और बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल मिनिमल सी फी है इसमें, ये मत सोचना कि यार फी कोई बहुत बड़ी फीस वीस ऐसा कुछ है नहीं। आपको भी पता है, एक मिनिमम से मिनिमम। अभी मैं ऑफलाइन इस साल जो है, इस साल के सेकंड हाफ में कुछ बिल्कुल सेलेक्टेड 50-60 लोगों की एक क्लास लूंगी, बिल्कुल ट्यूशन के जैसा फील, एकदम 1-to-1 इंटरेक्शन। और उसकी फीस हम काफी रखेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है, और फिर ऊपर से लिमिटेड लोगों को चूज करना है। तो कंटेंट यही है, लेकिन मीडियम बदलते ही आप देखते हैं कि फीस में अंतर आ जाता है। तो पैसे से नहीं हम इस चीज को तोल सकते, ज्ञान को वैसे भी आप पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उस मामले में भी बहुत एफिशिएंट हैं चीजें। चलिए फिर स्टार्ट करें। अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर रही हूँ, आसनिया कह रहे हैं। हाँ, आप लोग खुद ही करते हैं तभी तो, डेली बेसिस पे, क्योंकि हर जगह तो मैं नहीं कह रही हूँ 3 दिन से तो क्लास में, इसका मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं ना लोगों को। कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, और आप भी सुन के ही आए होंगे किसी दोस्त से यार से, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट यानी कोहलबर्ग का नैतिक विकास। थियरी का नाम क्या है? कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग की नैतिक विकास की थियरी या सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोविज्ञानी रहे हैं,
हालांकि उनकी भी डेथ जल्दी ही हो गई, या हो नहीं गई एक्चुअली, ही डिड सुसाइड। तो अनफॉर्चुनेट है, बट यही है मॉरलिटी। अब मॉरल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, नैतिक विकास की, तो क्वेश्चन आता है मॉरलिटी क्या होता है भाई? आखिर मॉरलिटी है क्या जो हमें मॉरल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ रही है? देखो, मॉरल डेवलपमेंट आता है आपका 3 टाइप ऑफ डेवलपमेंट आपको बताए थे, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक यानी शरीर का विकास, ये मुख्य प्रकार है विकास के। संज्ञानात्मक यानी दिमाग का विकास, जिसमें थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, जिसकी थियरी हमने पियाजे वाइगोस्की की पढ़ी है। फिजिकल डेवलपमेंट में हमने मोटर डेवलपमेंट की बात की थी, है ना, और इतने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे। और अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, समाज में कैसे विकास होता है, बच्चा समाज में रहना कैसे सीखेगा, तौर तरीके, तो सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। सोशलाइजेशन हम कर चुके हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया, कि समाज में कैसे रहते हैं, कैसे हम सीखते हैं कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ कैसे बात करनी है, ये सब चीजें, कहाँ उठते बैठते कैसे हैं, ये सब समाज में रहने के तौर तरीके हम सीखते हैं। और इसी से जुड़ी हुई इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम नैतिकता या नैतिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। भाई, मॉरलिटी की जरूरत कहाँ पड़ रही है? समाज में पड़ रही है। एनिमल्स को थोड़ी जरूरत है, जंगल में थोड़ी शेर को जरूरत है कि आप उसको मॉरल डेवलपमेंट, हम पढ़ते थे ना बचपन में, वैल्यू एजुकेशन के नाम से एक सब्जेक्ट आता है आजकल, है ना, वैल्यू एजुकेशन के नाम से एक सब्जेक्ट आता है। बचपन में हम मॉरल एजुकेशन पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा, सही क्या है, गलत क्या है, झूठ बोलना गलत बात होती है, सच बोलना सही बात है, ऑनेस्ट रहो, किसी की चोरी मत करो, किसी का बुरा मत करो, वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए झूठ नहीं होता, ये सब नैतिक विकास में आती हैं। और हम देखते हैं कि आजकल मॉरलिटी में या मॉरल वैल्यूज में डिक्लाइन है काफी। लोग साम दाम दंड भेद करके कुछ भी चाहते हैं। तो इसलिए बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट होना जरूरी है, नैतिकता का विकसित होना जरूरी है, क्योंकि समाज में सोशल डेवलपमेंट से इसीलिए जरूरत है क्योंकि समाज में नैतिकता की, सही और गलत की बहुत जरूरत है। आप एक IAS ऑफिसर भी बन गए और आपके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है, आप क्या करेंगे? आप एक करप्ट व्यक्ति बन जाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि आप में वैल्यूज की कमी है। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, चलने दो जो चल रहा है। अब अगर आपके सामने कुछ चीजें थी, या कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए बॉर्डर पे है और जो ये देखता है कि इलीगल कोई चीज अगर आ रही है, चाहे कोई ड्रग है, चाहे वो अल्कोहल है, और वो गलत तरीके से बन के और इलीगली आ रही है और वो लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है, और एक व्यक्ति है जिसमें मॉरल डेवलपमेंट नहीं ठीक से हुआ, नैतिक विकास उसका ठीक से हुआ ही नहीं, वैल्यूज उसके अंदर है ही नहीं, मूल्य उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या होता है? तो क्या होगा? फिर डिक्लाइन होगा, समाज के लिए घातक हो जाएंगी चीजें। इसलिए समाज में जो हम सोशल एनिमल हैं, ह्यूमंस को कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने ऐसा कहा। ठीक, तो हमें सही और गलत के कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए, कुछ सिद्धांत चाहिए जिनको हम समझ सकें। तो ये मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत का विकास होता कैसे है? एक व्यक्ति के लिए चोरी करना सही है, दूसरे के लिए गलत है, कैसे? तो इसको ही हम समझेंगे, इसी के बारे में थियरी है। हालांकि मॉरल डेवलपमेंट की जो शुरुआत है, नैतिक विकास पे जो पहली थियरी दी, वो आपके पियाजे ने ही दी। पियाजे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑलराउंडर टाइप के हैं, यानी जैसे, है ना, मेरा मन कर गया खुद की तारीफ करने का कि भाई मैं इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ा लेती हूँ, हिंदी पेडागोजी भी पढ़ा लेती हूँ, मैं आपका जो EVS पेडागोजी है, मैथ्स पेडागोजी है, और CDP तो ऑफ कोर्स है ही, है ना, और मुझे लगता है लगभग हर सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ाई जा सकती है क्योंकि मेरी पेडागोजी ठीक ठाक है। अब पियाजे का वही सीन है, वो बायोलॉजिस्ट भी हैं, जैव वैज्ञानिक भी हैं, वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं यानी मनोवैज्ञानिक भी हैं, वो फिलोसोफर भी हैं यानी दार्शनिक भी हैं, वो क्या क्या नहीं है। तो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे थियरी दी थी। मॉरल डेवलपमेंट की थियरी सबसे पहले पियाजे ने दी थी, उस थियरी से इंस्पायर्ड थी। देखिए, कॉपीड नहीं थी, कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया था, इंस्पायर्ड थी, है ना। जैसे मैं कहती हूँ यार, कुछ लोग तो सीधा सीधा एग्जांपल्स कॉपी कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़े इंस्पायर्ड होते हैं, वो थोड़ा फेर बदल करके मेरे ही एग्जांपल्स को यूज करेंगे। तो मॉरल डेवलपमेंट क्या है? नैतिक विकास। इंस्पायर्ड थी, अभिप्रेरित थी, अभिप्रेरणा ली किसने? कोहलबर्ग ने, और अपनी एक थियरी बनाई, क्योंकि पियाजे की थियरी पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं थी। उन्होंने संज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में कि दिमाग कैसे विकसित होता है, फिर मॉरलिटी कैसे होती है, इस बेसिस से जोड़ा था किसको? मॉरल डेवलपमेंट को। तो पियाजे की थियरी हमें जनरली नहीं पढ़नी होती, पूछता नहीं कभी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, तो उसके लिए हमें समय लगाने की जरूरत एज सच नहीं है। ठीक, अगर फिर भी किसी का बहुत मन कर रहा हो, यूट्यूब पे कराई हुई है, वो देख सकता है, नहीं तो जरूरत नहीं है हमें कि हम अलग से, बाकी बड़े बैचेस में कभी मन करेगा तो लास्ट में करा दूंगी, सीटेट के लेवल पे आपको नहीं करना है। ठीक, तो अगर हम देखेंगे उसमें वैसे भी 2 ही प्रकार की मॉरलिटी है, एक हेट्रोनॉमस है और एक ऑटोनॉमस है। हेट्रोनॉमस जब बाहर से बच्चा, माँ बाप ने जो रूल सेट किए वो माने, ऑटोनॉमस है जो वो खुद से माने। यही 2 काम की स्टेज है पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी में, लेकिन हमें आज वो
नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। तो जो कोहलबर्ग ने इंस्पायर होकर के, पियाजे से इंस्पायर्ड इनकी मॉरल डेवलपमेंट की थियरी रही, तो इन्होंने एक चीज देखी कि जो सही और गलत का कॉन्सेप्ट है, मॉरलिटी, कॉग्निटिव मेच्योरिटी यानी जितना आपका दिमाग विकसित हुआ है, संज्ञानात्मक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है? कॉग्निटिव मेच्योरिटी इज रिलेटेड और बेस्ड ऑन आपकी जो मॉरल मेच्योरिटी है, विच इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव मेच्योरिटी, मॉरल मेच्योरिटी या डेवलपमेंट। तो आपका दिमाग कितना विकसित हुआ उसके हिसाब से आपका सही और गलत विकसित होता है ना। तो हम कहेंगे नैतिक परिपक्वता या नैतिक विकास जो है वो संज्ञान के, दिमाग के विकास पे, क्योंकि पियाजे ने तो दिमाग के विकास से जोड़ी हैं सारी चीजें, तो उन्होंने सही और गलत के विकास को भी दिमाग के विकास से जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये कॉग्निटिव मेच्योरिटी से जुड़ी हुई है मॉरल मेच्योरिटी, यानी जैसे जैसे आपका दिमाग विकसित होगा, 15 साल में जैसे आप डिसीजन लेते हैं, 15 साल के बच्चे के लिए कई बार आपने देखा होगा कम एज के लोग ऐसे डिसीजन कई बार ले लेते हैं, उनको प्यार हुआ तो ऐसा अंधा प्यार हुआ कि वो घर वाले माने ना माने, एज है शादी की नहीं है, गायब ही हो गए, है ना, इलोप कर गए, विलुप्त हो गए, चले गए भाग के, दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई, खाएंगे क्या कुछ नहीं पता, प्यार खाएंगे, प्यार सोएंगे, प्यार से ही जीवन चलेगा, क्योंकि संज्ञान उस तरह से डेवलप होता है टीन एज में। तो आपका सही गलत भी उसी तरह से डेवलप होगा। एक 25 साल का व्यक्ति हो सकता है वो ये कहे यार मैं भाग भाग के तो शादी नहीं कर रहा हूं, है ना, या कर रही हूं, आपको मानना है मान जाओ, नहीं तो मैं कर लूंगा, वो पूरा बातें बता के कि मैं यहाँ पे कोर्ट मैरिज आ जाना, आना हो तो, अगर बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस है। या हो सकता है वो कहे कि यार आपको नहीं करनी, ठीक है मैं शादी ही नहीं करती हूँ या करता हूँ, अगर आप मेरी मर्जी से नहीं करा रहे हैं तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे आपका दिमाग विकसित होता है वैसे वैसे आपके डिसीजंस भी चेंज हो जाते हैं, आपका सही और गलत भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो चीजें 5 साल में आपको सही लगती थी वो हो सकता है 15 में गलत लगने लगी, या जो 15 में गलत लगती थी, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि क्योंकि हमने बचपन से हम ऐसे ही बड़े हुए हैं कि जो लोग ड्रिंक करते हैं या अल्कोहल या फिर स्मोकिंग या फिर नॉनवेज, हालांकि मेरे इसमें पर्सनल व्यूज हो सकते हैं कि मैं प्रेफर क्या करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इन सब चीजों का कंजम्पशन करता है तो वो इंसान ही गलत है, उसका पूरा कैरेक्टर ही गलत है, वो सबको मारता ही रहता होगा या कुछ गलत ही करता रहता होगा। तो ये क्या सही और गलत की आपकी डेफिनेशन बदल जाती है समय के साथ। समय कैसे? मतलब आपके दिमाग के विकास के साथ। तो पियाजे की थियरी पे क्योंकि ये बेस्ड है थियरी, तो इन्होंने, क्योंकि पियाजे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मॉरल जो आपका डिसीजन मेकिंग है, मॉरल मेच्योरिटी है, मॉरल डेवलपमेंट है, वो बेस्ड होता है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता पे। नैतिक विकास या नैतिक परिपक्वता बेस्ड होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत साल पहले, आई थिंक 2018 में पूछा गया था, बहुत जरूरी है और ये समझना चाहिए हमको ये क्लास शुरू करने से पहले ही, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सुरेश भगत असम से हैं आप लोग, देश भर से जुड़े हुए, मजे की बात है, ठीक, क्लियर है बात। तो इतनी बात क्लियर है भाई, ये कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे बेस्ड है मॉरल मेच्योरिटी। अब एक चीज आती है, हम बात कर रहे थे मॉरल है क्या, मॉरलिटी क्या है, नैतिकता क्या है, कौन से खेत की मूली है नैतिकता। देखो नैतिकता है योर कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, राइट और रॉन्ग के बारे में आपकी जो समझ है या जो सिद्धांत है उसी को हम नैतिकता कहते हैं। कि आप सही और गलत किस बेसिस पे निर्धारित करते हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उसी को मेच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि किसी का अगर सिद्धांत है, कोई ये मानता है कि यार नहीं शादी और करियर तो मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा क्योंकि जीवन मुझे जीना है, घर वालों को नहीं, लोग कर लेते हैं कई बार घर वालों की मर्जी से चीजें और बाद में वो इन बड़े डिसीजंस पे दुखी रहते हैं क्योंकि घर वाले निकल लेंगे एक टाइम के बाद, आपको उस व्यक्ति के साथ रहना होगा जिसको वो आपके लिए चूज करके लाए हैं। हो सकता है आपको वो पसंद ही ना हो, वो काम जो करियर आपने चूज किया है हो सकता है आपको पसंद नहीं है, बट आपके पापा चाहते थे आपको डॉक्टर बनना है तो आप बन जाते हैं और फिर जीवन भर आप बस दुखी ही हैं क्योंकि आपको वो काम करना ही नहीं था, आपने मजबूरी में कर लिया अपने पिताजी के कहने से। तो आपके सिद्धांत, किसी के लिए बात सही हो सकती है कि नहीं मैं तो घर वालों के हिसाब से चलूंगी हर चीज में, और किसी के लिए हो सकता है भाई आपके 8 बातें मान लूंगा 2 नहीं मानूंगा, ये बड़े डिसीजन है मेरी लाइफ के। तो ये क्या हुआ, ये सिद्धांत है सही और गलत के, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये आपके संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आधार हैं सही और गलत के, इसी को मॉरलिटी कहते हैं। ठीक है मृणाल, सभी के लिए ये तो पढ़नी ही है थियरी, कोई भी आप टीचिंग का एग्जाम दो।
तो मॉरलिटी मतलब सही और गलत के आपके क्या सिद्धांत हैं, किस चीज को आप गलत और सही मानते हैं। और जब आप एक डिसीजन लेते हैं, जब आपका जो डिसीजन होगा या मॉरल डिसीजन होगा या नॉर्मल भी मॉरल कह लो आप इसको, या डिसीजन मेकिंग जो है वो किस पे बेसिस होती है, रीजनिंग पे। भाई जब आप कोई निर्णय लेते हैं, निर्णय निर्माण जिसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, किस पे बेस्ड होगा, आपने दिमाग में तर्क क्या दिया है किसी चीज को लेकर के, आपकी रीजनिंग क्या है, तर्कना क्या है, चिंतन क्या है, तर्क या चिंतन पे। अगर मैंने ये चिंतन दिया है कि यार करियर और जो लाइफ पार्टनर है अगर मैंने चूज नहीं किया तो शायद मैं खुश ना रह पाऊं, हो सकता है मैं वैसे भी मुझे समस्याओं का सामना करना पड़े, खुद से किसी इंसान को चूज कर लिया और फिर भी गलत निकल जाए, लेकिन वो मेरी गलती होगी और मैं उसके लिए ओपन हूं, बजाय कि कोई और मेरे लिए चूज करके ला दे। और शायद वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना या झेलना आसान होता है कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले, है ना। बेशक आपके पास ऑप्शन होता है, जैसा हम अरेंज मैरिजेस में, किसी चीज के खिलाफ और वो नहीं हूं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ कि अरेंज मैरिजेस में हम कह देते हैं कि यार घर वालों की जिम्मेदारी है, उनको जिंदगी भर कहेंगे बड़ा खराब इंसान ढूंढा, भाई झेलोगे तो आप भी, है ना। दूसरा व्यक्ति जो खुद से चूज कर रहा है, हो सकता है वो किसी को कुछ ना कह पाए, बल्कि घर वाले उसको कहें भाई क्या सामान ले आए थे, है ना, क्या 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 जो है नमूना चुना है तुमने, बट वो आपकी खुद की गलती है। तो ये मेरी रीजनिंग हुई, ये मेरा तर्क हुआ कि नहीं यार ये काम मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मेरे पास ये रीजंस हैं, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया खुशबू, जैसे खुशबू कह रही है मैंने घर पे बोल दिया भाई कि पहले मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूंगी बाद में शादी, तो ये क्या रीजन है आपके पास, है ना। तो रीजनिंग, कोई भी डिसीजन आपका रीजनिंग पे बेस्ड होता है। वो तर्क किस पे बेस्ड होगा, ये रीजनिंग बेस्ड होती है कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे, यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता पे कि आपका दिमाग कितना विकसित हुआ है, आप किस एज में है, संज्ञानात्मक परिपक्वता। और सिर्फ एज से नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ जी के चले जाते हैं, उनका दिमाग उतना विकसित एज सच हम कह सकते हैं कि नहीं होता, कई बार रूढ़िवादी रह जाते हैं। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता की जब हम बात कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक परिपक्वता पे बेस्ड होता है आपका तर्क, क्योंकि अलग अलग उम्र में अलग अलग रीजन आप खुद को देते हैं, सिंपल बात है। कोई कह रहा समान ही बोलते हैं घर वाले, फिर एग्जैक्टली है ना, फिर उनको वो इंसान नहीं नजर आता, फिर वो ऐसा ही लगता है उनको, मैं मेरी गलत इंसान से हो गई। देखिए होता है कई बार, जीवन है, कोई बात नहीं, कई बार ठीक है, इस पे लंबी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये शादी का मुद्दा बन जाएगा थियरी से ज्यादा। ठीक, तो अगर हम देखें डिसीजन मेकिंग यानी आपका जो निर्णय निर्माण है वो एक तर्क पे आधारित होगा, और ये तर्क किस पे आधारित होगा, आपका दिमाग कितना विकसित हुआ है, आप कॉग्निटिव मैच्योरिटी कितनी है। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी आप डिसीजन मेकिंग के लिए एक तर्क लगाते हैं, वो तर्क किस पे आधारित होता है, जो मॉरल रीजनिंग है आपकी वो कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे आधारित होती है। बहुत बढ़िया ज्योति, क्लियर है। चलिए बहुत खुशी की बात है, क्लियर है। तो मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क, होता क्या है नैतिक तर्क, भाई राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, ये सही है कि गलत है, किस पे डिपेंड करेगा, आपके तर्क पे, आपने खुद को तर्क क्या दिया है। यदि एक चोर भी ये कह रहा है नहीं नहीं देखो लोगों ने कितना करप्शन किया हुआ है, मैं तो चोरों से चोरी कर रहा हूं, है ना, तो ये उसका तर्क हो गया। तो सही काम के लिए, और गलत, कोई रिश्वत नहीं लेना चाहता चाहे उसको कितने भी लाख ऑफर में मिल रहे हों। मतलब जैसे हम बात करते हैं कि भाई जो लोग एग्जाम्स क्रैक करते हैं, है ना, बड़े रैंक लाते हैं, चाहे वो यूपीएससी से लेके, मैं जानती भी हूँ ऐसे कई लोगों को, और मेरे खुद के कई लर्नर्स हैं, है ना, जो जिन्होंने रैंक 1 लेके आए, मान लीजिए D++ में इस बार किरण, या और भी इतने सारे लर्नर्स हैं जो इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रैंक लेके आए, आपके केंद्रीय विद्यालय से लेके D+B से लेके, और अलग अलग स्टेट जॉब्स में भी बिहार में लोग सिलेक्टेड हैं, कहाँ कहाँ नहीं है देश भर में। तो सारे लर्नर्स भागे भागे आते हैं, कुछ को होता होगा लालच, हो सकता है वो कहीं और से कुछ ले भी लेते हो, है ना। तो हम जनरली देखते हैं कि यार टॉपर्स को तो पैसे मिल जाते हैं और वो कहीं भी चले जाते हैं, ठीक। तो हर कोई नहीं करेगा, लेकिन ऐसा जो चले जाते हैं वो सोचते होंगे ठीक है यार मेरे को तो पैसा मिल रहा है ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, इनका क्या ही जा रहा है, मैं बोल देता हूँ। दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो कहे नहीं यार पैसा मिले ना मिले, मैं इनसे पढ़ा हूं, इन्हीं को दूंगा क्रेडिट, या अपनी जर्नी जेन्युइनली शेयर करूंगा। कुछ लोग फेम के चक्कर में चले जाते होंगे, जबकि हम किसी से पूछते भी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो सही और गलत डिसीजन, राइट जाना है कि रॉन्ग, या लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, इसके लिए ये डिपेंड करेगा किस पे, आपके तर्क पे, कि आपने तर्क क्या दिया है खुद को। अब ये तर्क किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके संज्ञानात्मक विकास पे, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। 12th फेल मूवी याद आ गई, एग्जैक्टली। तो ये एक बात हुई मॉरल रीजनिंग की, नैतिक तर्क की। खैर, अब इस नैतिक तर्क भी कैसे कैसे विकसित होता है अलग अलग स्टेज में, इस पे इन्होंने पूरी स्टेजेस दी हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
मुन्नी, धन्यवाद। मुन्नी नियोगी, आप भी असम से हैं। इसलिए पेपर लीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे तो वही एस्पिरेंट्स ही है ना जो चाह रहे हैं ये। वो ले कौन रहा है? पैसे कौन दे रहा है किसी को? तो ये मॉरलिटी का पूरा नाटक है। हम एज सिटीजन हमें बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत होती है कई बार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया निधि, आते हैं। मॉरल डिलेमा एक चीज होती है। अब ये जो रीजनिंग ऐसा तो नहीं होता आपने कहा सही और गलत और हो गया। कई बार आप महीनों चिंता में रहते हैं, कई बार आप सालों दुविधा में रहते हैं। इस रीजनिंग में भी दुविधा क्रिएट हो सकती है ना, दिमाग में दुविधा हो सकती है, जिसको डिलेमा कहते हैं अंग्रेजी में। तो मॉरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा। कई बार डिसीजन लेने के लिए हम जो रीजनिंग लगा रहे होते हैं हम उससे सेटिस्फाइड ही नहीं होते। हम कहते हैं यार मम्मी को थोड़ी करनी है शादी, तो मुझे करनी है। ये शादी वाला एग्जांपल सबको समझ आता है, यंग कंट्री है हम, है ना। तो शादी तो मुझे करनी है, मम्मी को थोड़ी रहना है उसके साथ। फिर आप कह रहे हैं यार मम्मी ने तो जीवन भर से देखो मुझे कितना खाना खिलाया, सोचा मेरे बच्चे बड़े होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समाज में लोग उनको ये कहेंगे वो कहेंगे। अब आप डिलेमा में हैं, अब आप दुविधा में हैं, यहां लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, ये चूज करूं कि ये चूज करूं। अब आप दुविधा में हैं। इतना आसान नहीं होता ना कि बस ये और ये। तो आप जब दुविधा में हैं तो आप एक तर्क लगाएंगे इस दुविधा से निकलने के लिए, एक रीजनिंग देंगे। लेकिन ये आसान नहीं होता। दुविधा ये छोटी मोटी दुविधा नहीं होती। कई बार इन्होंने कोहलबर्ग ने, हाँ ये कंफ्यूजन है एक तरह की, डिलेमा जो है दुविधा एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरह का द्वंद्व है आपके मन में, एक तरह की कंफ्यूजिंग स्टेट है। तो नैतिक दुविधा की जब हम बात करें, हम कंफ्यूजन में हैं, कोई रीजनिंग निकालेंगे और उससे फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। दुविधा से निकलेंगे कैसे? रीजनिंग के आधार पर। तर्क ही है आखिरी में, ठीक। और आपकी रीजन किस पे बेस्ड होगी? आपकी कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे, सीएम पे। सीएम बोले तो संज्ञानात्मक, चीफ मिनिस्टर नहीं है, संज्ञानात्मक मेच्योरिटी यानी परिपक्वता, कि आपका दिमाग कितना विकसित है। तो आप थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह की है आपकी। हाँ, कोई कह रहा है, शुभम कह रहे हैं कि फलाने सर का बैच लूं या हिमांशी मैम का बैच लूं। ये भी एक दुविधा हो सकती है ना। क्योंकि हमें यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दिखते हैं, अगर जो लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं तो, है ना। कोई कुछ कहेगा, कोई अपने आप को बुरा थोड़ी बताएगा, है ना। हम तो जनरली ये करते नहीं है। नहीं तो अब अगर मैं सच में बेस्ट हूं तो हर जगह थोड़ी ना मैं लिख के बताऊं कि देखिए ये है, ये है। ठीक है ना। व्हेन यू परचेज ब्रांडेड थिंग्स वी आर इन डिलेमा। अच्छा मुझे कह रहे हो, अपने आप को कह रहे हो, वट एवर इट इज। तो अगर हम देखें यहां पे, तो एक चीज है, डिलेमा मतलब दुविधा में आप। कोहलबर्ग ने, जिनकी ये थियरी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बहुत सारी ऐसी डिलेमा पेश की लोगों के सामने, या उनके सामने जो ग्रुप था, जो अलग अलग उन्होंने सैंपल्स प्रस्तुत किए थे, जिनके साथ वो चर्चाएं करते थे। उनका एक और मानना था कि मॉरल डेवलपमेंट किससे होगा? डिस्कशन से होगा, चर्चा से होगा। बच्चे का नैतिक विकास चर्चा से होगा, जब आप चर्चा करेंगे सही और गलत के बारे में। मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगा, नैतिक विकास कैसे होगा? तो हम कहेंगे नैतिक विकास कैसे होगा? डिस्कशन से। क्योंकि आप मॉरल वैल्यूज का ज्ञान देते रहो, बस चर्चा मत करो। बच्चे के दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, डिस्कशन, डिबेट कुछ मत कराओ, चर्चा परिचर्चा कुछ मत कराओ। तो रूल्स तो सबको पता है, रेड लाइट नहीं तोड़नी होती, बट चर्चा अगर नहीं होगी तो विकास, मॉरल डेवलपमेंट बहुत हद तक बेस्ड होता है आपकी चर्चा पे। हाँ, मेरे साथ भी ये दुविधा था बैच को लेके। हो सकता है कई लोग, फिर आपने कैसे सॉल्व किया भाई? क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटती हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना। भाई जिसको लेना चुपचाप से आ जाओ। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, सिलेक्शन भी ले चुके हैं, और बहुत सारे लोग कहीं और भी लेते होंगे, मुझे क्या है। तो अगर हम देखें तो डिलेमा, ऑफकोर्स सोसाइटी का तो फर्क पड़ता ही है हर चीज पे। हाँ, तो अगर हम देखें ये डिलेमा, ऐसी बहुत सारी दुविधाएं पेश की उन्होंने, कि आप मान लीजिए एक बोट में जा रहे हैं, आपके पिताजी हैं और आपके हस्बैंड हैं, आप एक फीमेल हैं मान लीजिए, है ना। आपका नाम पूजा है, आपके पति हैं सुरेंद्र, और आपके पिताजी हैं सुरेश। तो आप दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, किसको बचाएंगे? अब पिताजी और पति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ऐसा नहीं होगा पिताजी और एक कोई आपकी कैट है। हालांकि कैट से भी प्यार होता है लोगों को बहुत, लेकिन वो इंसान, तो आपको पता है ना उसकी लाइफ वैसे भी ज्यादा होगी, है ना। पिताजी ज्यादा जिएंगे कैट के मुकाबले। आपके पास 70 तर्क होंगे कि कैट को जाने दो, पिताजी को बचा लेते हैं। कि आपका फोन है कि पिताजी हैं, तो फोन को जाने दोगे ना, सिंपल है। ये मुश्किल होती है दुविधाओं का मतलब, ये जब जिसमें आप उलझ जाएं। इतनी मुश्किल दोनों चॉइसेस ही इतनी मुश्किल है कि आसान नहीं है चूज करना। बहुत बड़े रागिनी, क्लियर है बात? ठीक है जी। तो अगर हम, आपने डिसाइड कैसे किया ये बताओ।
जितने भी लोग इस बैच में आए फिर उन्होंने डिसाइड कैसे किया, इस दुविधा को दूर कैसे किया, अगर दुविधा थी तो बताइए। ज्योति, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि, या बहुत लोग कहते हैं कि मैम का क्लास सीबीएसई को समझ आता है। ये लोगों ने बना लिया है। अब आप कोई अगर होगा, मान लीजिए वो सेम क्लास को बिल्कुल शुद्ध हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके दे दे, तो आपको लगेगा यार बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, बल्कि पता लग रहा है वो इंस्पायर्ड चीजें यहीं से हैं सब, है ना? एग्जाम्पल्स तक नए नहीं ला रहे हैं लोग। तो तो ये होता है, ये मैं भी सुनने को मिलता है मुझे भी। तो अगर आप, मैं यही बात कहती हूँ, जब आप 5वीं तक के भी अगर टीचर बनेंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आनी चाहिए एटलीस्ट। और ऐसा नहीं मैं यहाँ कोई प्योर इंग्लिश में तो पढ़ा नहीं रही हूँ, है ना? तो अगर हम समझना ही नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहते, तो क्या ही कर सकते हैं? नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिल रहे हैं, हमको मेरे दोस्त ने बताया हिमांशु में बेस्ट है। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो अगर हम देखें, दुविधा आती क्यों है? क्योंकि हमारी चाह और हमारी कंडीशनिंग, हमारे दिमाग में जो डेटा है वो अलग अलग दिशाओं में जा रहा होता है। हमारे दिमाग में ये भी सही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों कुछ चाहिए, तो दुविधा तो क्रिएट होगी। हाँ साक्षी, ये लोग जान के करते हैं ये सब चीजें ना। कुछ टीचर्स का ही आजकल ये काम बन गया इंटरनेट पे कि उनकी क्लास से ज्यादा, उनके बोर्ड से ज्यादा आपका ध्यान उनकी शक्ल पे होगा, चाहे वो उनके मेकअप के कारण हो, चाहे वो उनके हाईलाइटेड बालों के कारण हो, वॉट एवर इट इज। ये उनकी नैतिकता है कि उनको ये चीज सही लगती है, जबकि टीचिंग में ये चीज सही नहीं है। आप कल को केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो आपको कोई बैठने भी नहीं देगा वहां, अगर आप इतना लाउड मेकअप करके चले गए तो। टीचर की एक गरिमा है ना। तो ये सबका अपना सही गलत है, अब इंटरनेट पे तो ये चीजें होती नहीं है। नैतिक दुविधा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रीजनिंग यानी तर्क, क्या है भाई तर्क? वो डिपेंड करेगा आपके दिमाग के विकास पे। तो ऐसी बहुत सारी दुविधाएं पेश की, मॉरल डिलेमाएं, किसने? कोहलबर्ग ने, जिसमें से एक बहुत फेमस डिलेमा है, एक फेमस स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज दी और फिर क्वेश्चन पूछा क्या करोगे, तो वो दुविधा हो गई। तो अगर हम देखें, एक बहुत फेमस डिलेमा है हाइंज डिलेमा, हिंज की दुविधा भी कह देते हैं कई लोग। बहुत बढ़िया प्रियंका, सभी लोग आपकी ही तारीफ करते हैं, धन्यवाद जी। आंसू आ जाएंगे मेरे इतने एक दिन में एक साथ इतनी तारीफ सुन के आप लोगों से। बहुत बढ़िया निहारिका, मुझे तो दुविधा नहीं थी, मेरा तो फिक्स था करियर से पढ़ना है। स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं, एक मैम ने ले रखा था, उन्होंने सजेस्ट किया था। पूछूंगी मैं एक दिन आप लोगों से, ये मैंने कभी सवाल पूछा ही नहीं, आज बात करते करते आया जब ये दुविधा की बात आई कि आपको किसने बताया है, आपने क्यों लिया कोर्स। लेकिन अब चीजें समझ आने लगी तो वो इंग्लिश भी समझ में आने लगी। एग्जैक्टली अंजलि, अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो ऐसा थोड़ी फारसी थोड़ी एक बिल्कुल आपको पता ही नहीं है। भाई 2-4 शब्द तो आप आजकल मूवी देखने जाएंगे वो नहीं समझ में आएंगे आपको, फिर वहां भी आ रहे हैं। तो भाषा तो समय के साथ बदलती ही है ना। बहुत बढ़िया चंदन, मेरे होने वाले हस्बैंड ने आपके क्लास के बारे में बताया था, आज तो भाई मन लगा दिया आपने। अब पढ़ना ऐसी ऐसी जगहों से पता लग रही है, आपकी क्लास में पढ़ने का कुछ और ही मजा है, इंटरेस्टिंग। धन्यवाद सरोजनी, हमें किसी ने बताया था कि अच्छा पढ़ाते हैं, यही पता था। बेस्ट हैं बट आप बेस्ट हैं बट मुझे आप बहना सकते हो, मतलब समझी नहीं गुरप्रीत। मेरे भी फ्रेंड ने बताया था, यूट्यूब पे देखा था। हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन आप जो भी पढ़ाते हो माइंड में सेट हो जाता है, क्योंकि आपकी इच्छा है सीखने की। हाँ बिल्कुल, हो सकता है तहसीन। चलिए बहुत बढ़िया, यूट्यूब से आपसे पढ़ती थी सीडीपी मेन से हिमांशु सिंह। हाँ बिल्कुल होंगे सपना, यू आर द बेस्ट यंग टीचर। धन्यवाद सारिका, मुझे तो बहुत लोगों ने कहा कि क्लास मैम की क्लास लो, मैंने खुद से डिसाइड किया कि आप बेस्ट हो। हाँ तो सबका अपना अपना तर्क है ना यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये थियरी हम 2 दिन में ही कंप्लीट करेंगे, मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं जितना बैकग्राउंड उठा के चल रही हूँ टाइम लगेगा, और समझ के ही अगर हम चलें तो बेटर है, कोई जल्दी नहीं है हमें। बहुत बढ़िया कंचन, नाम बहुत सुना था आपके बारे में, बट सच में आप सबसे अच्छी टीचर हैं, अभिषेक कह रहे हैं। धन्यवाद जी, भैया ने बोला। भाई आज तो आपकी पूरे कहानियां पता लग रही हैं मुझे, ये पहली बार हो रहा है। आज तक सारी ही बैचेस में मैंने पूछा नहीं कभी कि आपको कहाँ से पता लगा है, आप कैसे आए, या बैच तक कैसे आए। आई वॉज श्योर आई वॉन्टेड टू ज्वाइन यू बिकॉज यू आर अमेजिंग इन एक्सप्लेनेशन। मुझे तो आपका एटीट्यूड अच्छा लगा, हर्षित कह रहे हैं। यही एटीट्यूड कई लोगों को लगता है घमंड है शायद, है ना? बट जो लोग मुझे जानते हैं ऑफकोर्स ऐसा तो कह ही नहीं पाएंगे। और बनाओ भाई, स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला 2023 में। अच्छा शिवानी, मेल कर दो फिर।
धन्यवाद। धन्यवाद प्रबिता, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। नो डिलेमा फॉर मी, समवन रेफर टू यू। आपका एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल। और करियर ऐप पर एसटी क्लास में मजा कम आ रहा है, पीपीटी यूज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, वो हर टीचर का अपना तरीका है पढ़ाने का। इसका मतलब ये नहीं मैं पीपीटी यूज करती हूँ सबको करनी चाहिए, वो मेरा तरीका है। तो ऐसा देखो, दिमाग को ना इतना रिजिड नहीं कर लेना कि ऐसा होगा तो हमें समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक बार खुले दिमाग से किसी को मौका देना होता है कि 2-4 दिन लेते हैं जब हम क्लास, कई बार तब हम एक कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं टीचर के साथ। कई बार तो हमें अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते ना, हो जाता है ना जीवन में 1-2 बार ऐसा, या कई बार भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हो सकता है। तो वो समय देना होता है चीजों को। कई बार पहली बार में आपका पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है, फिर दूसरों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। चलिए बहुत बढ़िया, आपका क्लास देखते हैं 90% आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है। बिहार में 90% स्टूडेंट्स आपका क्लास देखते हैं, बड़ी बात है शिल्पी, क्योंकि वहाँ हार्डकोर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं और उनको दिक्कत होती है कई बार। बट हाँ, ये मुझे बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ नोट्स भी ऐसे पायरेटेड बिकते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, और बिहार से हमारे भी लर्नर्स आते हैं। बहुत बढ़िया शिल्पी। बहुत बढ़िया खुशबू कुमारी, बहुत बढ़िया अंशला। हम तो हिंदी मीडियम से हैं, फिर भी इंटरेस्ट आता है, इस बहाने इंग्लिश के भी 2-4 वर्ड याद हो जाते हैं। ये होता है एटीट्यूड विशाखा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। और वैसे भी इस सब्जेक्ट में अगर आपको टर्म्स याद नहीं है, डिलेमा को वो दुविधा भी लिख सकता है, कुछ और भी लिख देगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में डिलेमा ही देगा ज्यादातर। हाँ, एग्जैक्टली ज्योति। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है सीमा सर, चलिए बहुत बढ़िया। मेरा भी फिक्स था, बहुत बढ़िया। मैंने मैम आपको किसने पढ़ाया? यार मेरे एक सर हैं दीपक कुमार शर्मा, उनको मैं सबसे ज्यादा श्रेय देती हूँ। हालांकि हर इंडिविजुअल के जो एग्जाम्पल्स हैं या फिर जो आपका एक्सपीरियंस होता है, इस तो मैंने कई टीचर से पढ़ाया, अगर मैं अपने टीचिंग ट्रेनिंग की बात करूँ। बट सबसे ज़्यादा श्रेय मैं दीपक कुमार शर्मा सर हैं, दिल्ली में पढ़ाते, नेट के लिए साइकोलॉजी और भी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका रहा इस चीज़ में। बाकी तो आप पता नहीं कितनी किताबें पढ़ते हैं जब आप पढ़ाने जाते हैं। सीटेट मेरा वो फर्स्ट टाइम में क्लियर था, मैं उनसे मिली थी आगे की प्रिपरेशन के दौरान, है ना, दिल्ली का एग्ज़ाम होता है एक। तो अदरवाइज आज तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको लगता है कि उनसे पढ़ा है नॉल। कोई कह रहा लगता है आप खुद शादी की दुविधा में, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब यही बचा है जीवन में, है। मेरी मम्मी बोलती थी उनको आपकी टीचिंग स्किल काफ़ी पसंद है। बहुत बढ़िया जी प्रिया। चलिए खैर, अब हमने बहुत बातें कर ली आज डिलेमा के चक्कर में, कुछ चीज़ें आपके बारे में पता लगी। आते हैं वापस से, मैं समय थोड़ा कम ही लगाती हूँ इधर उधर की बातों में, बैच में आपको पता ही है, एग्जाम्पल्स देती हूँ बस, लेकिन आज हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब बहुत कमेंट्स हो गए, सबके कमेंट पढ़ पाना संभव नहीं है। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि इन्हीं का वीडियो देखो, सनी कह रही हैं। मेरी दी ने मुझे सजेस्ट किया दुबले पतले से हो, आलू के पराठे और समोसे का सेवन करें, यू आर बेस्ट टीचर। अभी खा के आई हूँ आलू का पराठा। और जब मैंने शुरू किया था, अगर आप 2016 की मेरी वीडियो लाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा दुबले पतले क्या होता है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ उस हिसाब से। अच्छा, मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला। चलो भाई, अब दुनिया भर की बातें हमने कर ली हैं। मेरा बहुत मन कर रहा है कि आपके और कमेंट्स पढ़ूं, बट नागालैंड से भी हैं कोई, बहुत बढ़िया बात है यार। देश भर से आप ये जुड़े हुए हैं, कमाल की बात है। आपको पढ़ाया हुआ बहुत समझ आता है, धन्यवाद। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी भाई, आप सभी को। चलिए, मेरे हस्बैंड को ट्रेन में एक लड़के ने बताया था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। सबका पढ़ाने का तरीका अच्छा ही है। हाँ एग्जैक्टली, और कई बार आपको जरूरी नहीं हर व्यक्ति को सेम व्यक्ति से ही समझ में आए। सारे बीएड और डीएलएड वाले आपसे ही पढ़ते हैं। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, साक्षी कह रही हैं। आपकी वजह से सीडीबी के साथ साथ इंग्लिश भी ठीक हो जाती है, वेरी नाइस। ये अच्छी अप्रोच है। आपका यूट्यूब चैनल देखती थी, बैच लेने का, बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ आपका बैच लेने के बाद, बदनाम कह रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, आप सही में सीडीबी क्वीन हो, धन्यवाद जी। चलिए खैर, अब इतनी तारीफ हजम नहीं हो पा रही है, इससे पहले कि डाइजेशन खराब हो जाए मेरा। बंगाली मीडियम से हूँ, पिंकी कह रही हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच मुश्किल है यार वो कर पाना ना। चलो आते हैं, समझते हैं कहानी। हाइंस डिलेमा की जब हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ऐसी बहुत सारी दुविधाएं पेश की। किसने? कोहलबर्ग ने, जिनकी ये थियरी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इन्होंने हिंज की डिलेमा या हिंज की दुविधा वाली स्टोरी है जो बहुत फेमस है, ऐसी और भी स्टोरीज हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अगर हम बात करें कि, अगर हम बात करें हाइंस डिलेमा की,
तो हाइंज एक व्यक्ति है, हिंज एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको एक डेडली डिजीज हो गई है, एक ऐसी बीमारी हो गई है जो जानलेवा है, ठीक है। अब उनको, भाई कोई भी व्यक्ति नेचुरली, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए हम चाहेंगे किसी भी हालत में बच जाए, है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देखिए कैसा कोविड में आतंक मचा था, सबको चाहिए था क्योंकि हर किसी के लिए अपना व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हाइंज अपनी वाइफ को बचाना चाहते हैं नेचुरली। अब हाइंज जो एक ही दवा है पूरे शहर में जो एक केमिस्ट के पास है, और वो केमिस्ट क्या है, ये दवा बनाते हैं। ये केमिस्ट के पास जाते हैं, वो 10 रुपए की दवाई ये मान लीजिए 1000 रुपए में बेच रहे हैं, 100 गुना महंगी बेच रहे हैं। इनके पास उतना पैसा नहीं है, उन्होंने कहा यार मैं 50 रुपए कर सकता हूँ, 50 बाद में दे दूंगा, या 500 कर सकता हूँ, 500 बाद में दे दूंगा। इधर उधर से जुगाड़ करने की कोशिश करी, पूरा पैसा नहीं बन पा रहा था। उन्होंने कहा जो केमिस्ट है जिसने दवाई बनाई है कि भाई वो मेडिकल स्टोर वाला है, जो भी आप कहना चाहें, कि मैंने तो ये बनाई है, मैं इससे पैसे वसूलूंगा, बात खत्म, ये मैं तो इतने में ही बेचूंगा, आपको लेना है लो, नहीं तो मत लो। अब हाइंस के सामने दुविधा है, या तो वो, एक ही रास्ता बचता है उसके पास, या तो वो चोरी करे उस दुकान में जाकर के, उस केमिस्ट की या मेडिकल शॉप में जाकर के, या फिर वो क्या करे भाई, या तो वो चोरी करे या फिर वाइफ को, लेट हर वाइफ डाई, लेट हिज वाइफ डाई, मरने दे, छोड़ दे मरने के लिए कि भाई पैसे नहीं, अब क्या कर सकते हैं, या फिर चोरी कर ले जाकर के। अब यहां पे ये दुविधा है, हाइंस क्या करता है, बाद में जाकर के रात को जाता है, ब्रेक इन करके चोरी करके ले आता है उस दवा को और वाइफ की जान बचा लेता है। फिर इस ग्रुप से, जिस ग्रुप पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिनको ये स्टोरी सुनाई जा रही थी, उनसे पूछा गया कि क्या हाइंस ने सही किया चोरी करके। तो अगर हम देखें यहां पे, तो पूछा कि कुछ बच्चों ने जिनकी एज कम होगी, उन्होंने कहा नहीं जेल हो सकती है इसलिए। फिर किसी ने कहा हाँ सही किया क्योंकि वो मेडिकल स्टोर वाला भी तो गलत कर रहा था, है ना। फिर किसी ने कहा कि चोरी तो कर लेनी चाहिए थी लेकिन सरेंडर कर देना चाहिए था, नहीं तो सब चोरी करने लग जाएंगे। तो ये 3 अलग अलग लेवल के आंसर हैं। कोई कह रहा है कि जेल हो सकती है इसलिए चोरी मत करो, दूसरा कह रहा है कि जो है सरेंडर कर देना चाहिए था, समाज के लिए खराब हो जाएगा, तीसरा कह रहा है कि सही किया क्योंकि वो भी गलत कर रहा था, है ना। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग रीजंस थे, अलग अलग स्टेज के बच्चों के, टीनेजर्स तक इन्होंने लोगों को शामिल किया था। तो 3 चीजें यहाँ पे निकल के आई इस स्टोरी से कि हाइंस शुडंट स्टील द ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। ये नियमों को तोड़ना होगा, अगर हाइंस ने ड्रग जो है चोरी की तो इसलिए उसको चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि नियम नहीं तोड़ना है। हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन सेंटेंस। जो भी उसको ही लोग होते हैं ना, किसी की जान ले ली चले गए, वो आपने देखा होगा ऑनर किलिंग के केसेस में भी कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी फैमिली ने अपने ही बच्चे की जान ले ली और फिर जाके सरेंडर कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको ये किया तो मेरी गलती है, मुझे वो कर लो, है ना। जैसे अभी ये एक पंजाब में एक सिंगर की डेथ हुई थी, डेथ क्या मर्डर हुआ था एक्चुअली, सिद्धू मूसेवाला, आपको पता ही होगा। तो लॉरेंस बिश्नोई जो भी उनका ग्रुप है, गैंग है, उन्होंने कहा कि हम लेते हैं जिम्मेदारी, ठीक है। इसको मैं सही गलत नहीं कह रही हूँ, ये एक लेवल है मॉरलिटी का, ठीक। तो ये होगा, या फिर हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर। चोरी तो कर लेनी चाहिए बट प्रिजन नहीं जाना चाहिए, यानी प्रिजन मतलब जेल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी गलत कर रहा था भाई। तो आएंगे इस पे कि कौन सी बात, ये अलग अलग स्टेज और अलग अलग लेवल ऑफ मॉरलिटी के लोगों ने, कौन किस स्तर पे, उस पर डिपेंड करेगा कि उसने क्या जवाब दिया होगा। तो इन्होंने 3 स्तर निकाले मॉरलिटी के यहां से। एक स्तर है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर। हर एक स्तर में कन्वेंशनल वर्ड जरूर यूज हुआ है, यानी पारंपरिक या परंपराओं से तो बनता है सही और गलत। तो यहाँ पे प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी 4 से 10 साल, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेजेस मिल जाएंगी, लेकिन ये ओवरऑल क्या है, एक मोटा मोटा आइडिया के लिए, क्योंकि इस स्टेज में एज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी ये लेवल्स हैं। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक, जहां परंपराओं के अनुसार चलेगा व्यक्ति। पूर्व पारंपरिक परंपराओं को कुछ पता ही नहीं है, 4 से 10 में खाना मिल गया, मजे आ गए, जिसने चॉकलेट दे दी वो बढ़िया, ठीक। तो पारंपरिक स्तर है 10 से 13 वर्ष का। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक। तो कन्वेंशनल हर एक लेवल में 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन से पहले, कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन के दौरान, परंपराओं के दौरान, और पोस्ट यानी परंपराओं के परे, 13 एंड अबव, ठीक। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मॉरल डेवलपमेंट होता जा रहा है व्यक्ति का, वो वैसे वैसे, और जरूरी नहीं है एज के हिसाब से हो ही जाए। हर कोई व्यक्ति यहाँ 3rd लेवल तक तो बहुत रेयर लोग पहुंच पाते हैं, नहीं तो इन्हीं 2 में उलझ के रह जाते हैं। समाज क्या कहेगा, गलत क्या है, जिससे जेल हो रही हो, फलाना हो रहा हो, दुनिया भर की बातें। तो 4 से 10 वर्ष का बच्चा, लगभग प्राइमरी क्लास का बच्चा है यहाँ प्री कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में आपका
एलिमेंट्री वाला 10 से 13 वर्ष का बच्चा, और पोस्ट कन्वेंशनल यानी टीन एज का बच्चा जो है आपका, वो यहाँ पे उत्तर पारंपरिक में आ जाएगा। ठीक है सीमा, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने 3 लेवल दिए हैं, क्या हुआ शेख, और 6 स्टेजेस दिए। थोड़ा स्लो पढ़ाइए, आज तो मैं इतनी कहानियां सुना के पढ़ा रही हूँ, चलो स्लो पढ़ा देंगे। तो हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, 2 चरण हैं हर एक स्तर पे। तो टोटल स्टेजेस हो गई 6 और लेवल हो गए 3। ठीक, तो 3 लेवल्स इस स्टेज में कितने, कई बार यही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, टोटल लेवल्स कितने हैं, जो स्तर हैं वो है 3। देखो हिंदी में स्तर चरण एक ही बात हो जाएगी, और टोटल स्टेजेस जो हैं वो 6 हैं, क्योंकि स्टेजेस लेवल के अंदर आएंगी, तो हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस है, यानी टोटल चरण हो गए 6 और स्तर हो गए 3। ठीक है जी, नोट्स कल से मिलने शुरू हो जाएंगे जी आपको। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कितनी है, 6 स्टेज है, क्योंकि हर एक लेवल पे 2 आपके स्टेज हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल क्या है, प्री कन्वेंशनल है पूर्व पारंपरिक, परंपराओं से पूर्व। सही और गलत परंपराएं निर्धारित नहीं कर रही बच्चे का, बल्कि अदर चीजें हैं। तो प्री कन्वेंशनल, यहां पे खुद की, एक व्यक्ति की, एक बच्चे की खुद की मॉरलिटी इस लेवल पे 0 होती है। उसकी खुद की कोई मॉरलिटी, उसका खुद का कोई सही और गलत का सिद्धांत नहीं है, 0 मॉरलिटी, बाहर से ड्रिवन है। जिस चीज से पनिशमेंट मिलेगी, या तो दंड का भय है या पुरस्कार का लालच है, यानी एक्सटर्नल मॉरलिटी है। यहाँ पे सही और गलत खुद का कुछ नहीं है, जो एक्सटर्नल इवेंट्स है वो डिसाइड करेंगे कि क्या सही है। जो बाहर, अगर पनिशमेंट मिल रही है तो गलत है पनिशमेंट, अगर रेड लाइट जंप करने पे कोई चालान ना कटे, कोई हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पकड़ नहीं रहा, मजे ही मजे, तो क्या है, ये चीज सही हो गई। कुछ लोग होंगे नहीं यार, ये एक ऑर्डर बना रहेगा समाज में, हेलमेट लगाना चाहिए, जैसे मैं सीट बेल्ट हमेशा लगाती हूँ। आजकल वो चल रहा है ना, सीट बेल्ट भी अलग अलग तरीके से लगाते हैं लोग। वो पहले से लगा देंगे उसमें कार में, फिर ऊपर से डाल लेंगे, बस जैसे पता नहीं कितना समय बचा लिया हो उन्होंने। वो प्रॉपर सीट बेल्ट लगाने में कितना कुछ मिनी सेकंड एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो ये मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि कोई पकड़ लेगा। आजकल तो कार्स में क्या आ गया है, वो बजर बजने लग गया है, ठीक है ना, उसके लिए भी लोग तरह तरह के तरीके ढूंढ लेते हैं, जबकि उसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, भाई आप कार में हो, आपके लिए सेफ है। हेलमेट लगाने की आदत मेरे जो मामा जी हैं, क्योंकि मैं उनके पास थी शुरुआत में, लगभग 10th तक, तो बुलंदशहर के गांव में, तो मैं बाइक लेके जाती थी कभी कभी, बाद में बड़े होते होते मिल जाती थी कभी कभार। ठीक, तो उसमें क्या होता था, तो वो हेलमेट का उनको हमेशा रहता था कि नहीं हेलमेट लगा के जाना है। शुरुआत में तो मुझे भी बोझ लगता था, जबकि वहां तो छोटे शहरों में कहाँ चेकिंग होती है, लेकिन फिर लगा के जाने लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। आज तक, अब तो खैर 2 व्हीलर बहुत सालों साल हो जाते हैं हाथ लगाए हुए, रेयर हो जाता है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि मैं हेलमेट ना लगाऊं। अगर ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल आप 100 मीटर पे ही जा रहे हो, वो भी अंदर अंदर, तो बात अलग है, बट वो आदत हो गई और वो अच्छा लगता है कि धूल नहीं आती, मिट्टी नहीं आती, कुछ नहीं आता। ठीक, तो ये क्या हुआ, मेरा जो हेलमेट लगाना है वो इस बात पे निर्धारित नहीं है कि फाइन कटेगा, है ना। वो स्पीड, आजकल दिल्ली में कैमरास लग गए हैं, बट वो कई बार पता नहीं लगता अच्छी रोड की वजह से कि 50 है लिमिट और इंसान हो सकता है 60 पे हो, वो एक अलग चीज है। तो इस लेवल पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो खुद की मॉरलिटी 0 है बच्चे की, नो, आपका खुद का सही गलत नहीं होता, एक्सटर्नल बाहर से निर्धारित होगा। जिस चीज से पनिशमेंट मिल रही होगी वो चीज गलत है, जिससे रिवॉर्ड मिल रहा होगा वो चीज सही है। यहाँ पे बच्चे का खुद का सही गलत कुछ नहीं होता। 4 से 10 वर्ष का बच्चा है, कितना ही सही गलत उसका खुद का होगा अभी, ठीक है ना। तो इसमें 2 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल पे, परंपराओं से पूर्व, पूर्व पारंपरिक या प्री कन्वेंशनल स्टेज में। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी दंड और आज्ञा पालन। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कह देते हैं इसको, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज को, इसके कई नाम हैं। तो आज्ञाकारिता एवं दंड, पहली स्टेज, पहला चरण। दूसरा है स्वलाभ मानसिकता, मुझे किस चीज में फायदा होगा, मेरा बेनिफिट क्या है इसमें। तो ये 2 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज को समझते हैं, इस लेवल को कर लेते हैं, बाकी के दोनों लेवल हम कल भी कर सकते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है शाइस्ता। अगर हम देखें यहाँ पे, अच्छा शिवानी धन्यवाद, आज पढ़ लिया आपका मैसेज। आंखों में भी कुछ नहीं जाता रजनी, बिल्कुल। क्या पूछा है सुधा आपने, तो अगर हम बात देखें यहाँ पे, हाँ, तो कह रहा है मैं कार ड्राइव नहीं कर पाता हूँ, कोई बात नहीं, अभी आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है, बाद में सीख लोगे। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, अंडरस्टैंडिंग योर टीचिंग, चलिए बहुत बढ़िया।
अभी प्रिंट के लिए रुक जाओ, अभी फाइनल नोट्स आने दो, इस बार के नए अपडेटेड नोट्स हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अगली बार से तो जो भी बैच होगा हम शुरू में ही दे देंगे सारे नोट्स। इस बार वो नए तरीके के नोट्स बन रहे हैं पहली बार, तो इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली प्रार्थना। चलिए भाई, नहीं चाहिए क्या तो पता नहीं अमन, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है ना, उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी वैसे ही वर्क करती है। हम ये नहीं कह रहे कि 4 से 10 वर्ष में उसको बाकी दुनिया का सोच लेना चाहिए, यार वो बच्चा है, उसके दिमाग पे उसका जो लेवल है वो वैसे ही सोचता है उस तरह से उस उम्र में, है ना। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये पहली स्टेज है आज्ञाकारिता एवं दंड। ओबीडियंस मतलब हम कहते हैं ना बड़ा ओबीडियंट बच्चा है, यानी मानता है बात को, आज्ञा का पालन करता है, तो आज्ञाकारिता एवं दंड। इसीलिए फिर कुछ मम्मियां कहती हैं यार बचपन में तो ये सारी बात मानता था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है, वो उसका लेवल अलग हो गया है। आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, इसका मतलब ये नहीं आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आप बड़े खराब इंसान हो गए बड़े होके। अभिविन्यास, ठीक। अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन, यानी सेंटर जो है मॉरल डेवलपमेंट का, सही और गलत का, वो क्या है। तो यहाँ पे पनिशमेंट और ओबीडियंस ही सेंटर है, यानी आज्ञा का पालन करोगे तो आप सही काम कर रहे हो, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा वो, यानी होमवर्क कर लो नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। पहले तो माँ बाप होते थे ना, जो हमसे पहली जनरेशन में तो यही कहा गया है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये हुआ हो, नहीं तो अगर मैं अपने मामाओं की बात करूं या तो उस समय पे क्या होता था कि सिंपल कह दिया जाता था मास्टर जी को या जो भी मैडम होती थी कि काम करना है यार, हड्डी हड्डी हमारी खाल आपकी, यानी खूब पीटो खूब, धो दो बच्चे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ लेना चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, पढ़ किस लिए रहा है, वो दंड से बचने के लिए, पनिशमेंट मिलेगी अगर होमवर्क नहीं किया तो, इस पनिशमेंट से बचने के लिए वो कोई काम करता है। ये है पहली स्टेज, 4 से 10 वर्ष का बच्चा है, कोई भी काम है, पापा डांट लगाएंगे, पापा गुस्सा करेंगे अगर ये नहीं किया तो, कुछ पनिशमेंट, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना, है ना। अगर आज्ञा का पालन किया तो फिर ठीक है बात, फिर तो मम्मी अपने साथ ले जाएंगी, कहेंगे हाँ, वो होता है ना कुछ माँ बाप कह देते हैं, बच्चा मान लो दूध ना पी रहा हो, है ना, कुछ और खाना ना खा रहा हो, फिर जा यार तुम मेरे से बात मत करियो, मैं नहीं बनूंगी तेरी मम्मी, इस तरह की बातें सुनी है हमने, है ना। मैं तेरा पापा नहीं हूं भाई, मैं तेरी मम्मी नहीं हूं, तू तो गंदा बच्चा है। अब ये दंड से, इस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए बच्चा क्या करेगा, अगली बार आज्ञा का पालन करेगा। तो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना, उसको एक्सटर्नल पनिशमेंट का भय है, उसका सही गलत खुद का कुछ नहीं है, उसका सही गलत, जिस चीज से दंड मिले वो गलत चीज है, जिस चीज से दंड ना मिले तो वो सही है, सिंपल बात, ठीक। उसका सिंपल फंडा है, अगर किसी को पनिशमेंट मिल रही है इसका मतलब उसने कुछ गलत किया। अगर मेरे बड़े भाई या बहन को पनिशमेंट मिल रही है किसी चीज के लिए, है ना, प्यार मोहब्बत में पड़ गया था टीनेज में, और मैं मान लीजिए 8-9 साल की हूं, मेरा है नहीं कोई बड़ा भाई ऐसा, मैं बता रही हूँ जस्ट एक एग्जांपल। तो अब मैंने देखा मम्मी पापा उसकी पिटाई कर रहे हैं कि जाओगे गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैंने सोचा यार इसने गलत किया है, लड़की से बात करना गलत होता है, ये क्यों किया इसने। तो मेरे लिए पनिशमेंट जिस चीज को मिल रहा है, अब हो सकता है इसमें वो गलत है नहीं है, वो आगे की स्टेज में समझ आएगा, अदरवाइज उस समय पे आपको वो चीज सही लग रही होगी, क्यों, क्योंकि जिस चीज से पनिशमेंट मिले वो काम गलत है, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, कुछ नहीं, ठीक है जी। हाँ स्वाति, आजकल के बच्चे बिल्कुल चेंज हो गए, ठीक। तो पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, जिस चीज से पनिशमेंट मिलेगी वो चीज गलत है, सिंपल। सेकेंड स्टेज आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या फिर पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज, या एक और चीज इसको कह दिया जाता है टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा कहते हैं ना, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, ये तो हमने बहुत सुना है ना भाई, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा, है ना, चोरी का माल मोरी में, ये सब फालतू बातें हमने सुनी है, मतलब फालतू तो नहीं है बट ये एक तरह की मॉरलिटी है, ठीक। अब तो बच्चे कह देते हैं ये मम्मी मुझे नहीं चाहिए, सही बात है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टेट की अवस्था है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, मतलब क्या है इसका, सेल्फ इंटरेस्ट और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी इसको कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर कई नाम इसके हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन बिल्कुल कहा जा सकता है इसको, जो आपकी सेकंड स्टेज है, लिख भी देती हूं मैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, पर्पस
ओरिएंटेशन यानी सेंटर क्या है? टिट फॉर टेट, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज। स्वलाभ मानसिकता कह देते हैं इसको, इस स्तर को हिंदी में स्वलाभ मानसिकता, यानी सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा बच्चा, मेरा क्या फायदा है किसी चीज में, मैं क्यों करूं ये काम है। मम्मी ने कहा बेटा सामने से बिस्किट ले आओ, रिश्तेदार आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, चलो चलो बुआ जी को नमस्ते करो। फिर मम्मी नमस्ते तो करूंगा लेकिन थोड़ा दाम लगेगा, है ना, कि दुकान से जाके बिस्किट नमकीन तो ले आऊंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मुझे चॉकलेट मिलेगी क्या। बहुत बढ़िया करना, कनकलता, अच्छा नाम है आपका, है ना। उसने मेरी पेन तोड़ी, मैंने उसकी तोड़ दी, ये एकदम नॉर्मल बात है प्रभाकर, सही कह रहे हो, है ना। उसने मेरा लंच खाया, मैंने भी खा लिया। मम्मी उसने, मैंने तो उसको अपना लंच खिला दिया था उस दिन जब मैं नहीं लेके गया था, उसने नहीं खिलाया मुझे, गलत है वो। तो उसका सही गलत क्या है, मुझे क्या फायदा, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, एक्सचेंज में क्या मिलेगा, इसलिए म्यूचुअल एक्सचेंज कह रहे हैं। यानी एक्सचेंज ऑफर में क्या मिलेगा, अगर मैं कोई काम किसी के लिए करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो बच्चा यहाँ पे एक और चीज जिसको हम कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, यू स्क्रैच माई बैक, यानी तुम मेरी बैक खुजली करो और मैं तुम्हारी करूंगा। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, एंड आई विल स्क्रैच योर्स। बात ठीक है नहीं, बात ठीक है या नहीं ये बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा कि मम्मी मैंने आज के, दो बच्चे लड़ रहे होते हैं इस उम्र में, बहुत होता है ये, दो बच्चे लड़ रहे हैं क्लास में, गई मैडम कि क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई, मैम इसने मेरा पेन ले लिया, तो वो कहेगा नहीं इसने भी तो मेरी रबड़ ली थी, है ना, कि इसने भी तो मेरी इरेजर नहीं दी थी तो मैंने पेन नहीं दिया इसका वापस, या इसने मेरा पेन तोड़ दिया मैंने इसकी कॉपी फाड़ दी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, गिव एंड टेक, एग्जैक्टली स्वाति, गिव एंड टेक। मुझे क्या मिलेगा, फायदा मेरा क्या होगा किसी काम को करने में, है ना, मैं किसी के लिए कुछ क्यों करूं, और आजकल दुनिया इस पे बहुत चल रही है, गिव एंड टेक, मैं क्यों किसी का भला करूं जब मेरा नहीं किया तो। ऐसे अगर हम सोचने लग जाएंगे तो दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं करेगा, कोई समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा, हर चीज में हम देखेंगे मेरा क्या फायदा, और अदले का बदला, एग्जैक्टली अनिता हम बचपन में कहते थे ना। तो ये जरूरी नहीं, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैम इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स, आई डोंट नो व्हाई आई डोंट लाइक मेकिंग नोट्स। बहुत लोगों को नहीं पसंद होता, कायदे में करना चाहिए अगर बना सकते हो तो, बट आजकल नोट्स हम वैसे ही दे रहे हैं, और अच्छे टीचर्स आपको ऐसे ही नोट्स देंगे कि आप अगर उनको हाईलाइट करके मल्टीपल, देखो कुछ भी करके दिमाग में जाना चाहिए, आपको लिख के तो आना नहीं है, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं यूपीएससी का, ऐसे तो लिखना नहीं है, तो दिमाग में सेट हो जानी चाहिए चीजें। आपको बनाने नोट्स खुद से बनाओ, नहीं बनाए ये बेस्ट तो होता है कि आप खुद से बनाएं, क्योंकि याद भी हो जाता है। नहीं बना पा रहे फिर भी दिमाग, फिर रिवीजन इतने कर लो कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना रक्षांशु। चलिए बहुत बढ़िया। उसने मुझे मारा मैं भी मारूंगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, है ना। अर्चना जी कह रही मेरी दो बेटियां हैं वो ऐसी करती हैं, हाँ ऐसे करते हैं बच्चे, हाँ रियल एग्जाम्पल्स हैं एग्जैक्टली। हाँ कल मैंने इसका टिफिन शेयर, इसके साथ टिफिन शेयर किया था, आज ये अपना नहीं कर रहा है। वो कहे भाई क्या लाया है, कि मम्मी ने आज तो, आजकल तो ये चलता है ना, हेल्दी नहीं है, और स्कूल में ले जाना तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है कि आप पास्ता मैगी स्कूल में ले जाएं, एक तो वो मैदा पहले से, ऊपर से उसको ठंडा कर लिया आपने, उसका पानी वानी सब सूख गया, और देते हैं माँ बाप टिफिन में, बड़ी मतलब ताज्जुब की बात है, मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सोच के। तो कि ये इसने मेरे को पास्ता तो टेस्ट नहीं कराया, मैंने तो इसको मैगी टेस्ट करा दी, अब उसको ये बदले में मुझे भी चाहिए, गिव एंड टेक, प्योर गिव एंड टेक। मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ, कोई आप मंदिर गए, कोई आपकी चप्पल पहन गया, आप किसी और की पहनाए, यार मेरी भी तो कोई पहन के गया था, ऐसे थोड़ी होता है, बट ये चेन किसी को तो ब्रेक करनी पड़ेगी ना, ठीक है जी। चलिए इतना याद कैसे रखिए, ये तो प्यारी प्यारी सी बातें हैं यार। टॉय शेयरिंग के लिए फाइट, हाँ, कि मुझे तो अपनी डॉल दे दे तो मैं तेरे को ये दूंगा या दूंगी, है ना। तो ये टिट फॉर टैट वाली स्टेज है, सेकंड स्टेज सेल्फ इंटरेस्ट की। कुछ लोग पहले फेसबुक जब नया नया आया था तो ये स्टेटस लगाया करते थे ना, उसमें वो स्टेटस का ऑप्शन था, पता नहीं क्या कहते थे, कवर पेज कहते थे शायद, माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, कि भाई मेरा एटीट्यूड, मैं अच्छों के लिए अच्छा हूं और बुरों के लिए बहुत बुरा, मतलब क्या, जैसे को तैसा वाली स्टेज पे हूं, ठीक है ना। जबकि गांधी जी कह रहे हैं कि अगर कोई एक गाल पे रैंपट मारे दूसरा भी आगे कर दो। अब आज के समय में ये चीज बड़ी इम्प्रैक्टिकल लगती है हमें कई बार, है ना, लेकिन वो उनकी अपनी एक मॉरलिटी थी सही और गलत की, कि हाँ भाई चलो हाथ मिलाओ, फाइनल डन, डील डन, मतलब मुझे क्या मिल रहा है और तुम्हें क्या मिल रहा है, दोनों मैच कर गए हैं, ठीक है जी।
तो ये कहानी हुई, क्लियर है। लेवल 2, और ऐसा होता भी है बहुत बार, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है, कुछ रिश्ते ऐसे चलते ही है। मतलब आप हर किसी से, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज में देखा है कि आप हर्ट होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ अपनी तारीफ कि मैं कोई भगवान हूं या मेरे अंदर कोई नेगेटिव इमोशन नहीं होगा या कुछ, ऐसा नहीं है, बट जब आप आ, जैसे मैं उस तरह के इंसान हूं कि मैं हमेशा हर चीज में से ये एक्सपेक्ट नहीं करती मुझे क्या मिलेगा। ये मैंने थोड़ा सा कंडीशन किया खुद को टाइम के साथ, क्योंकि दुनिया में ये चीज हमेशा वर्क नहीं कर पाती कि आप थोड़े सेल्फलेस होके घूमे, है ना। फिर आपका बहुत खराब आपके साथ स्थिति बन जाती है, और फिर आप हर्ट होते रहेंगे और गलत लोगों से गलत एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो आपको फिर उस हिसाब से आप सीख लेते हैं कि ठीक है किससे कितना रखना है, नहीं तो दिक्कत आती है। तो ठीक है, मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं चीजें। अब लेवल 2 पे जाएंगे। अब हमने लेवल 1 में, लेवल 2 पे हम कल जाएंगे, लेवल 2 और लेवल 3 को करेंगे, फिर क्रिटिसिज्म करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे कैसे पूछे जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, तो लेवल 1 में हमने क्या देखा, लेवल 1 में 2 स्टेजेस हैं, आज का रिकैप कर देते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पहले अध्याय में आपने ये देखा, है ना। हाँ, हाँ कह सकते हो ओम प्रकाश, इन लॉज से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है जैसे स्वाति कह रही है, बिल्कुल सही बात है। जियोगे कैसे भाई, आप हर जगह गलत एक्सपेक्टेशन रख के आपको देखना भी तो पड़ेगा, फिर वो टेट फॉर टेट बहुत जगह पे करना पड़ता है, या फिर वहां से कट ऑफ कर लो, वो भी नहीं हो पाता बहुत सारे केसेस में। ठीक है, कांक्षा नाम ले लिया आपका, होंगे चिंकी। तो अगर हम देखें लेवल 1 में हमने देखा किसके बारे में, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी के बारे में, पूर्व पारंपरिक, कन्वेंशनल, कन्वेंशन को आप ट्रेडिशंस भी कह सकते हो, तो अगर पेपर में लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसमें बच्चे की खुद की मॉरलिटी 0 है। पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, 4 से 10 साल के करीब का कहीं बच्चा होगा। ठीक है जी। अगर हम देखें यहाँ पे परंपराओं से पहले का स्टेज, नो सेल्फ मॉरलिटी, नो सेल्फ राइट और रॉन्ग का कोई खुद का सिद्धांत नहीं होता। एक्सटर्नल पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम करेगा, जो पनिशमेंट मिल रही है जिस काम से वो गलत है। ठीक, 2 लेवल्स थे इसमें, एक था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन करना पनिशमेंट से बचने के लिए, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। दूसरा था म्यूचुअल एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, यानी मुझे क्या मिलेगा जैसे को तैसा, या टिट फॉर टैट। ठीक, सिंपल। ये टिट फॉर टैट से बहुत क्वेश्चन आता है, इवन पनिशमेंट से भी। अगर सिंपल पेपर में लिखा हो भैया कोई चोरी नहीं की, राम ने चोरी नहीं की क्योंकि उसको जेल हो जाती, आपने रेड लाइट जंप नहीं की क्योंकि घर पे चालान आ जाता, इसका मतलब आपकी मॉरलिटी पहले स्तर पे है, आपका रीजन सिंपल है कि आपको दंड से बचना था। ठीक है ना, तो ये हुई बात। और पहले लेवल में भी कौन सी है, सेकंड स्टेज है, म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सॉरी, पहले लेवल में पहली ही स्टेज है, क्योंकि आपने पनिशमेंट से बचे हैं ना, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन किया है, रेड लाइट का पालन किया है, दंड से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए। म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है, टिट फॉर टैट, मुझे क्या मिलेगा बदले में, वो सेकंड स्टेज है, बच्चे ने टिफिन शेयर नहीं किया एंड ऑल, बहुत होता है। लेवल 2 हम कल करेंगे, कोई आपका डाउट हो तो आप फटाफट से पूछ लीजिए, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एग्जैक्टली ये मैं पहले कहा करती थी, तो वो भी टिट फॉर टैट है एक तरह का, और लोगों में थोड़ी सी आग उसमें आती है अंदर से। हालांकि कुछ चीजें टिट फॉर टैट में अच्छी भी होती है ना, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसमें बुरा क्या है, देश के लिए तो अच्छा था। ठीक है ना, तो ये हमेशा बुरी नहीं होती टिट फॉर टैट, वो आप कैसे यूज कर रहे हैं वो आप पे है। एक यही जगह है जहां मैरिड वुमेन खुल के बोल लेती है, हाँ चल बातला कह रही हैं, बिल्कुल। और मुझे इस चीज से बड़ी तकलीफ होती है कि मतलब दोनों तरफ से ही हमें सबको एक एक कदम बढ़ाना चाहिए, चाहे वो महिलाओं हो या पुरुष, महिलाएं हो या पुरुष हो, ऐसा नहीं है एक साइड कोई गलती नहीं होती, महिलाएं कुछ गलत नहीं करती, बट दोनों ही साइड से एक एक कदम। बट हमारे रिश्ते आजकल ना, आजकल क्या है, ये हमेशा से रहा है, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गए, मतलब बेनिफिट क्या मिलेगा, पुराने नोट्स हटा दिए जाएंगे क्या, नहीं इस बार नहीं हटवाएंगे, अगली बार से। हाँ, उम्मीद खुद से करेंगे तो खुश रहेंगे, दूसरों से करेंगे तो हर्ट हो। सही बात है, अब तक का सबसे लॉन्ग सेशन स्नेहा कह रही है। हाँ, क्योंकि देखो ये जरूरी है कि हम ये, वैसे भी पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे कहानियां जरूर आनी चाहिए,
मैं थोड़ा स्पीड पकड़ लेती हूँ एट टाइम्स, बट इस तरह की थियरीज तो कहानियों के माध्यम से ही होनी चाहिए, और हो सकता है इसलिए मैं क्लासेस भी भरपूर लेती हूँ। फिर कोई जल्दीबाजी में नहीं सिलेबस खत्म होता। चंद्रहास यादव, सीटेट में 40, कई बार तो 50-50 भी क्लास हो जाती है, और जब शुरू हमने किया था 20 से 30 क्लास में खत्म हो जाता था। 20 क्लास भी मुश्किल लगती थी, 20 से 30, फिर तो उसके बाद बढ़ती चली गई चीजें। फिर सिलेबस भी आजकल ऐसा हो गया कि क्वेश्चन थोड़ा और डेप्थ में पूछता है, डीप में पूछेगा। और अगर बाहर अगर DSP की बात करें तो कई बार 125-150 क्लास तक भी जाता है। तो वो डिपेंड करता है कितना समय है, फिर हम कितना अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो आपकी कंबाइंड क्लास चल रही है इस हफ्ते और चलेगी आई थिंक, या नेक्स्ट वीक, और फिर अलग अलग हो जाएंगे सारे बैचेस। तो ऑफ ज्यादा हो गया है, हर तरह के लोग हैं अनुष्का। कई बार कुछ चीजों को हम शो ऑफ मानने लगते, बट सही बोल रहे हो, मतलब ये भी गलत नहीं है पूरी तरह से। इंटरनेट ने तो और चीज इस चीज को प्रमोट किया है, क्योंकि कई बार लोग फेक ही करने लगते हैं, मतलब उनके पास है भी नहीं, वो उतना दिखा देंगे। आपकी टीम बहुत अच्छी है, धन्यवाद जी कृष्णा। सब मेहनत करने की कोशिश करते हैं भाई आपके साथ। केवीएस पीआरटी का बैच जब होगा शुरू बता देंगे। क्वीन ऑफ सीडीपी, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैम बड़े लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमेशा छोटे को बोलते हैं। ये उनकी कंडीशनिंग है अनीता, वो चाह के भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें फील भी हो जाएगा ना, तब भी वो बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं इस तरह के जो एक्सेप्ट कर पाते हैं। वो चाहें तो भी नहीं कर पाते। हमारा कल्चर ऐसा है, सॉरी बोलना हर किसी के बस का नहीं है, जो कि एक्चुअल में नहीं है ऐसा कल्चर, बट जो चलने लगता है लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। योर टीचिंग स्टाइल इज यूनिक, थैंक यू। आज इतनी तारीफ आप लोगों ने कर दी, मेरे आंसू ही आ गए हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय। मैं भूल ही गई कि मेरा गला खराब था, कोल्ड था, सर में दर्द था जब मैं क्लास लेने आई थी। मजा आया आज की क्लास में। चलिए टेक केयर, 5 स्टार क्लास मैम, थैंक यू। अच्छा रेटिंग वेटिंग भी तो करते होगे आप लोग, ठीक है यार, रेटिंग कर देना, मैं तो याद ही नहीं रहता आज तक।